दोस्तों, कुछ रिश्ते जन्म से बनते हैं और कुछ रिश्ते जो खून के होते हैं वही एक दिन सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। जरा सोचिए, एक भाई जिसने अपनी जवानी का हर सपना, हर सांस, हर रात अपनी बहनों के नाम कर दी हो और एक दिन वही बहनें उसे कटघरे में खड़ा कर दे, चोर कहकर, कातिल कहकर, सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े के लिए। आज की कहानी एक ऐसे ही भाई की है जिसका नाम था माधव। एक ऐसा इंसान जिसने ईंट ईंट जोड़कर अपने पिता की आखिरी निशानी को सींचा था और जिसकी अपनी सगी बहनें उसी निशानी को बेचने के लिए उसे अदालत तक घसीट लाई। मगर दोस्तों, इस कहानी का असली मोड़ वहाँ आता है जब एक बूढ़ी माँ की दुआ, एक पत्नी का प्यार और एक जज साहब की समझदारी मिलकर ऐसा फैसला रचती हैं कि जो लोग दूसरों का घर तोड़ने आए थे उन्हीं के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं। ये कहानी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और आखिर में आपके दिल में एक ऐसा सुकून भर देगी जो शायद आप देर तक महसूस करेंगे। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा क्योंकि असली फैसला अंत में है और वही इस पूरी कहानी की जान है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, छोटे से कस्बे रतनपुर के एक छोर पर एक बाग था। गुलमोहर, फुलवारी, गेंदा, गुलाब, मोगरा और रात की रानी की महक से भरा हुआ वो बाग सिर्फ फूलों का बगीचा नहीं था, वो माधव के पिता देवेंद्र बाबू के पसीने की, उनकी उम्र भर की मेहनत की और उनके सपनों की आखिरी निशानी था। सूरज की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि माधव के दिन की शुरुआत हो चुकी थी। नंगे पैर गीली मिट्टी में चलते हुए वो एक एक क्यारी को ऐसे सहला रहा था जैसे कोई माँ अपने सोते हुए बच्चे का माथा सहलाती है। उसकी उंगलियों पर मिट्टी की खुशबू थी और आंखों में एक थका हुआ सा सुकून। तभी पीछे से एक कोमल आवाज़ आई, सुनिए जी, इतनी जल्दी उठ गए, कम से कम चाय तो पीकर जाते। ये उसकी पत्नी आंचल थी। हाथ में पीतल का गिलास लिए, घूंघट को कंधे पर डाले, वो धीरे धीरे क्यारियों के बीच से चलकर आई। उसकी साधारण सी सूती साड़ी और कलाई की कांच की चूड़ियाँ, मगर उसकी मुस्कान में एक ऐसी अमीरी थी जो किसी जेवर में नहीं होती। माधव ने मुस्कुराकर गिलास थाम लिया। आज जल्दी उठ गया आंचल, आज बाबूजी की पुण्यतिथि है ना। हर साल की तरह घर में छोटा सा पाठ रखा है। मन कर रहा था सब काम वक्त से निपटा लूं। आंचल की आंखें कुछ पल के लिए नम हुई, फिर उसने धीरे से कहा, और सुनिए, रश्मि दीदी और कोमल दीदी का फ़ोन आया था। कह रही थी कि आज पाठ में ज़रूर आएंगी। बहनों का नाम सुनते ही माधव के थके चेहरे पर ऐसी चमक आ गई जैसे किसी सूखी क्यारी में पानी पड़ गया हो। सच, दोनों दीदी आ रही हैं। उसकी आवाज़ में बच्चों जैसी खुशी थी। अरे, फिर तो मैं बाज़ार से उनके लिए वही इमरती लाऊंगा जो रश्मि दीदी को बचपन से पसंद थी और कोमल के लिए वो खस्ता कचौड़ी। पूजा के बाद नाश्ते में पूरी सब्जी बना देना आंचल। दोस्तों, माधव अपनी बहनों के लिए पागल था। 35 साल का माधव खुद कई कई दिन सूखी रोटी पर गुजारा कर लेता था, मगर बहनों का नाम सुनते ही उसके पैर अपने आप बाजार की तरफ दौड़ पड़ते थे। मगर आज उसे ये नहीं पता था कि उसकी बहनों के आने के पीछे की असली वजह कुछ और थी। फूलों की खुशबू में, उस मासूम इंतजार में एक ऐसा तूफान छुपा था जो उसकी पूरी जिंदगी को उजाड़ने आ रहा था। आंचल वापस रसोई की ओर मुड़ी, मगर माधव कुछ देर वहीं खड़ा अपनी पत्नी को जाते हुए देखता रहा। और दोस्तों, इसी पल में मुझे आपको ले चलना है कुछ साल पीछे, उस वक्त में जब माधव और आंचल की ये प्रेम कहानी शुरू हुई थी। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब माधव सिर्फ 20-21 साल का था। उसके पिता देवेंद्र बाबू को एक लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया था। किडनी जवाब दे चुकी थी। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उस वक्त बाग में बीज और खाद पहुंचाने का काम जिस परिवार के पास था, उसी की बेटी थी आंचल। हर हफ्ते जब आंचल अपने पिता के साथ बीज देने आती तो वो देखती कि माधव कैसे अपने बीमार बाप के पैर दबाता,
कैसे रात रात भर जागकर बाग की मिट्टी संभालता ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और पिता की दवाई आती रहे। एक दिन आंचल ने अपनी सहेली से कहा था, लोग अमीरी पर मरते हैं और मैं उस लड़के के दिल पर मर मिटी हूँ जिसके पास देने को सिर्फ ईमानदारी और एक टूटा हुआ बाग है। जब आंचल के घर वालों को ये बात पता चली तो आसमान सिर पर उठा लिया। उसके लिए शहर के एक धनी व्यापारी का रिश्ता आया था, बड़ी कोठी, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, मगर आंचल अड़ गई। उसने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा था, बाबूजी, जिस घर में बीमार बाप को बोझ नहीं भगवान समझा जाता हो, वो घर किसी महल से कम नहीं। मुझे वही माधव चाहिए। और दोस्तों, प्यार जीत गया। आंचल अपने सारे आराम छोड़कर इस मामूली से घर की बहू बनकर आई। शादी की पहली रात उसने माधव से कोई गहना नहीं मांगा, कोई वादा नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा था, मुझे ज़िंदगी भर का साथ दे दो माधव। बाकी ये गुलमोहर के फूल जैसे हर साल खिल जाते हैं ना, वैसे ही हम भी खिल जाएंगे। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। शादी के कुछ ही महीनों बाद देवेंद्र बाबू चल बसे। मरने से पहले उन्होंने माधव का हाथ अपने कांपते हाथों में लेकर कहा था, बेटा, ये बाग मेरी आत्मा है और तेरी बहनें मेरी जान। मैं जानता हूँ तू दोनों को कभी टूटने नहीं देगा। उस वादे को माधव ने अपने सीने में पत्थर की लकीर की तरह गाड़ लिया। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अपने सारे सपने उसी मिट्टी में दफन कर दिए और दिन रात एक करके अपनी दोनों बहनों रश्मि और कोमल को पढ़ाया। बहनों की शादियां भी माधव ने अपनी हैसियत से कहीं ऊंचा उठकर की। रश्मि की शादी में उसने ब्याज पर पैसा उठाया और कोमल की शादी के लिए उसने अपने हिस्से की वो थोड़ी सी पुश्तैनी ज़मीन भी गिरवी रख दी। आंचल ने भी कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने हाथों के कंगन तक उतार दिए ताकि नंदों की डोली शान से उठे। दोस्तों, सोचिए, जिस भाई ने अपना सब कुछ बहनों के नाम कर दिया, उसी भाई के साथ आगे क्या होने वाला था, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए वापस लौटते हैं उस सुबह में जहां पूजा खत्म होते ही एक भयानक तूफान आने वाला था। घर के आंगन में पूजा हो चुकी थी। दीवार पर टंगी देवेंद्र बाबू की तस्वीर पर ताज़ा फूलों की माला थी। व्हील चेयर पर बैठी माधव की माँ कौशल्या देवी अपनी दोनों बेटियों को इतने दिनों बाद देखकर भर आई थी। बीमारी और बुढ़ापे ने उनके शरीर को तोड़ दिया था, मगर बेटियों को देखकर उनकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई थी। रश्मि और कोमल दोनों महंगी साड़ियों में, हाथों में सोने के मोटे कंगन खनकाती हुई बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति थी जिसे माधव अपनी मासूमियत में पहचान नहीं पाया। जैसे ही पूजा खत्म हुई, बड़ी बहन रश्मि उठ खड़ी हुई। माधव, मुझे और कोमल को तुमसे और माँ से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ दीदी, बोलो ना, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। माधव हंसते हुए बोला। रश्मि ने एक गहरी सांस ली और माधव की आंखों में आंखें डालकर बोली, बाबूजी को गए बरसों हो गए हैं माधव। ये बाग, ये घर सब अब तक तुम्हारे कब्जे में है। हम चाहते हैं कि अब इस जायदाद का बंटवारा हो जाए। हमें हमारा हिस्सा चाहिए। आंगन में जैसे बिजली गिरी। माधव को लगा उसके कानों ने धोखा खाया है। हे, हिस्सा? दीदी, ये क्या कह रही हो? ये घर तो तुम्हारा अपना है। जब चाहो आओ, जितने दिन चाहो रहो। छोटी बहन कोमल बीच में बोल पड़ी, भैया, हमें यहाँ रहने का शौक़ नहीं है। हमें इस बाग और घर की आज की बाज़ार कीमत के हिसाब से नगद पैसा चाहिए। मेरे पति को बिजनेस में पैसा लगाना है। रश्मि ने जोड़ा, और मुझे शहर में एक बड़ा फ्लैट लेना है। बेटा बड़ा हो रहा है, उसके भविष्य के लिए अभी से सोचना पड़ेगा। तो बाबूजी की इस जायदाद में हमें हमारा बराबर का हिस्सा चाहिए। माधव का गला सूख गया। हिस्सा? मगर दीदी, ये बाग ही तो हमारी रोजी रोटी है। ये बिक गया तो माँ, मेरे बच्चे, आंचल, हम सब कहाँ जाएंगे? रश्मि की आवाज़ अब पत्थर जैसी ठंडी हो गई। देखो माधव, हमें इमोशनल मत करो। कानून कहता है कि पिता की जायदाद में बेटियों का बराबर का हक है। ये ज़मीन बाबूजी के नाम थी तो इसमें हमारा भी हिस्सा बनता है। तभी पीछे से माँ कौशल्या देवी की कांपती मगर तीखी आवाज़ गूंजी, किस मुंह से हक मांग रही हो तुम दोनों?
जब तुम्हारे बाप मौत से लड़ रहे थे तब किसने रात रात भर उनके पास बैठकर सेवा की थी। इसने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने जलाए सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों ऊंचे घरों में ब्याही जा सको। आज भी तुम्हारी शादियों का कर्ज इसके सिर पर है और तुम्हें हक याद आ रहा है ज़मीन में। मगर दोस्तों, पैसे की भूख इंसान को अंधा कर देती है। माँ के इन आंसुओं भरे शब्दों का दोनों बेटियों पर कोई असर नहीं हुआ। कोमल ने ठंडे लहजे में कहा, माँ, भैया ने जो किया वो भाई होने का फ़र्ज़ था, किसी पर कोई एहसान नहीं किया। अच्छा यही होगा कि बाबूजी की जायदाद बेचकर हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर एक हफ्ते में कोई फ़ैसला नहीं हुआ तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। कोर्ट शब्द सुनते ही माधव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोनों बहनें अपनी बात कहकर बिना नाश्ता किए अपनी चमचमाती गाड़ियों में बैठकर चली गई। पीछे रह गया एक टूटा हुआ भाई, एक रोती हुई माँ और गुलमोहर के वो फूल जो शायद पहली बार किसी के आंसुओं से भीगे थे। दोस्तों, एक हफ्ता बीत गया। घर में सब चिंतित थे, मगर एक उम्मीद भी थी कि शायद गुस्सा ठंडा हो जाए और बहनों का दिल पिघल जाए। आंचल हर सुबह दरवाजे की ओर देखती कि शायद दीदियों का फ़ोन आ जाए, शायद वो कहे कि माफ़ कर दो भैया, हम तो बस गुस्से में थे। मगर एक दोपहर जब माधव क्यारियों में पानी दे रहा था, डाकी की आवाज़ आई, माधव बाबू, रजिस्टर चिट्ठी है, ज़रा दस्तखत कर दीजिए। माधव ने मिट्टी से सने हाथ अपने गमछे से पोंछे और बाहर आया। डाकिये के हाथ में एक भूरे रंग का लिफाफा था जिस पर एक वकील की मुहर लगी थी। माधव के कांपते हाथों ने वो लिफाफा खोला। अंदर लिखी कानूनी भाषा माधव के सिर के ऊपर से गुजर गई, मगर उसका मतलब साफ था। श्रीमती रश्मि और श्रीमती कोमल ने अपनी पैतृक संपत्ति गुलमोहर फुलवारी और आवासीय मकान में अपने 2/3 हिस्से का दावा किया है। 15 दिनों के भीतर बंटवारा करें, वरना सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। माधव वहीं ज़मीन पर बैठ गया। आंचल दौड़ कर आई और चिट्ठी पढ़ते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इन्होंने सच में हम पर केस कर दिया। आंचल की आवाज़ कांप रही थी। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो वकील की फ़ीस भरने तक के पैसे नहीं हैं। उस रात माधव किसी से कुछ कहे बिना सीधे अपनी बड़ी बहन रश्मि के घर पहुंच गया। वहां एक शानदार किटी पार्टी चल रही थी। अपने मामूली कपड़ों में माधव उस चमक दमक के बीच एकदम बेगाना लग रहा था। रश्मि उसे फ़ौरन एक कोने वाले कमरे में ले गई ताकि मेहमान उसे देख न ले। यहाँ क्यों चले आए? रश्मि ने रूखेपन से पूछा। माधव की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़ दिए। दीदी, ये क्या कर दिया? अपने ही भाई पर कोर्ट केस? मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं धीरे धीरे तुम्हें पैसे चुका दूँगा। मगर बाग मत बिकवाओ, वो बिक गया तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा। तभी कमरे में रश्मि के पति नरेश आ गए। उनके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। 2 साल में तुम क्या चुकाओगे माधव? तुम्हारी हैसियत क्या है? हमें आज के बाजार कीमत चाहिए, नगद, तुम्हारा वादा नहीं। रश्मि एक कदम आगे बढ़ी और फुसफुसाई, सुन, अगर तूने सीधे से बाग नहीं बेचा तो हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आएंगे। तेरे बाग पर ताला लग जाएगा, न फूल बिकेंगे न घर चलेगा। अब तू तय कर ले, इज्जत से देगा या जलील होकर। माधव बेइज्जत होकर लौट आया। उस रात आंगन में बैठा वो बच्चों की तरह बिलख रहा था। दोस्तों, उस रात माधव अपनी माँ के पास बैठकर रो रहा था। माँ, हमारे पास तो अगली किस्त भरने तक के पैसे नहीं हैं। वकील को कहाँ से देंगे? शायद बाग बेचना ही पड़ेगा। कौशल्या देवी कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने आंचल से कहा कि कोने में रखा पुराना संदूक खोलो। संदूक के सबसे नीचे एक मटमैली सी कपड़े की पोटली पड़ी थी। माँ ने कांपते हाथों से वो पोटली माधव की ओर बढ़ा दी। ये क्या है माँ? माधव ने पूछा। मुसीबत के दिनों के लिए जोड़ कर रखी थी बेटा। माँ की आवाज़ भर्रा गई। तेरे बाबूजी हमेशा कहते थे, एक दिन ऐसा आएगा जब ये काम आएगी। उन्होंने कानून का रास्ता चुना है तो हम भी कानून से ही लड़ेंगे। याद रख, भगवान से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है। सच चाहे कितना भी कमज़ोर लगे, हारता कभी नहीं। तू वकील कर और ये मुकदमा लड़। माधव ने
कांपते हाथों से पोटली खोली। उसमें 10, 20 और 50 के मुड़े तुड़े नोट थे और साथ में सोने की 2 पुरानी बालियाँ। ये एक माँ की पूरी जिंदगी की बचत थी। रुपया रुपया जोड़ा हुआ। माधव बच्चों की तरह माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ा। माँ, मैं कसम खाता हूँ ये बाग नहीं बिकने दूंगा, चाहे जो हो जाए। बाबूजी की आखिरी निशानी मैं अपने खून से सींच लूँगा, मगर बेचूंगा नहीं। दोस्तों, उस रात एक टूटे हुए बेटे को उसकी माँ की दुआ ने एक योद्धा बना दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ संपत्ति की नहीं थी, ये एक बाप के वादे की, एक माँ की आखिरी बचत की और एक भाई के स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी थी। दोस्तों, सुबह के 11 बजे थे। जिला अदालत का कमरा खचाखच भरा था। कटघरे में माधव एक मुजरिम की तरह खड़ा था, जिसका सबसे बड़ा गुनाह बस इतना था कि उसने अपनी बहनों से बेइंतहा प्यार किया था। ठीक सामने वाली बेंच पर उसकी सगी बहनें रश्मि और कोमल बैठी थी। महंगी साड़ियाँ, चमचमाते जेवर और आंखों में एक अजनबीपन, मानो माधव से उनका कोई रिश्ता ही ना हो। जज साहब न्यायमूर्ति धर्मवीर सिंह अपनी कुर्सी पर आकर बैठे। एक अनुभवी गंभीर चेहरा, जिसकी आंखों में बरसों का तजुर्बा झलकता था। उन्होंने फाइल खोली और माधव पर एक गहरी नज़र डाली। मिस्टर माधव, कानूनन आपकी बहनों का पिता की संपत्ति में बराबर का हक है। आप उन्हें उनका हिस्सा देने से इनकार क्यों कर रहे हैं? माधव ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। जज साहब, मैं कानून मानने से इनकार नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ कि पिता की जायदाद में बेटियों का हक होता है, मगर साहब, क्या हक के साथ फ़र्ज नहीं जुड़ा होता, या फ़र्ज सिर्फ बेटों के हिस्से में आता है? उसकी आवाज़ भर्रा गई। जब मेरे पिता बीमार पड़े थे तब मैं सिर्फ 20 साल का था। मेरे दोस्तों के हाथों में कॉलेज की किताबें थीं और मेरे हाथों में बाग की कुदाल और बीमार बाप की दवाइयाँ। मैंने अपने सपने उस दिन जला दिए जिस दिन मेरे बाबूजी ने अपनी आखिरी सांस मेरी गोद में ली थी। मैंने भाई नहीं, बाप बनकर अपनी बहनों की शादियाँ की, ब्याज पर पैसा उठाया ताकि उनके ससुराल में कोई उन्हें ताना ना मारे। आज भी मैं वो कर्ज चुका रहा हूँ। और जिस घर को ये बेचना चाहती हैं साहब, वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं हैं, वो मेरी बीमार माँ और मेरे मासूम बच्चों की छत हैं। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। माधव की आंखों से 2 आंसू उसके गालों पर लकीर बनाते हुए बह निकले। उसकी सच्चाई हवा में तैर रही थी। मगर दोस्तों, सच की इस आवाज़ को दबाने के लिए झूठ अपना सबसे जहरीला तीर निकालने वाला था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक तीखी आवाज़ गूंजी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। बहनों का वकील एडवोकेट त्रिवेदी बड़े आत्मविश्वास से चलते हुए कटघरे के पास आया। एक चालाक घमंडी इंसान, जिसके लिए मुकदमा जीतना ही सब कुछ था, चाहे सच की लाश पर ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। माय लॉर्ड, ये माधव बहुत बढ़िया कलाकार हैं। अभी आपने जो सुना वो एक बेहतरीन इमोशनल ड्रामा था। ये आदमी यहाँ श्रवण कुमार बनकर सहानुभूति बटोरना चाहता है, मगर हकीकत ये है माय लॉर्ड कि ये इंसान बेहद लालची और मौका परस्त है। कैसे? जज साहब ने सवाल किया। माय लॉर्ड, ये दावा करता है कि इसने पिता के इलाज के लिए कर्ज लिया, मगर सच ये है कि इसने वो पैसा अपने ऐशो आराम पर उड़ाया। पिता के बीमार पड़ते ही इसने पूरे बाग पर कब्जा कर लिया। और सबसे भयानक सच ये है साहब कि इसने अपने बीमार बाप के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इनके पिता अपनी वसीयत में बेटियों को भी बराबर हिस्सा देना चाहते थे, मगर इस माधव ने ऐसा होने नहीं दिया। ये अपने बाप को दवा तक ला कर नहीं देता था, दिन रात उन पर चिल्लाता था। माधव की आंखें हैरानी से फैल गई। झूठ, ये सफ़ेद झूठ है साहब। मगर त्रिवेदी और ऊंची आवाज़ में बोला, और रही बात शादियों की, माय लॉर्ड, वो पैसा भी पिता की बची हुई जमा पूंजी थी जिसे इसने हड़प लिया। इसने अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं लगाई। ये सिर्फ बहनों का हिस्सा मारकर खुद मालिक बनकर बैठना चाहता है। और हमारे पास चश्मदीद गवाह है जो अगली तारीख पर साबित कर देगा कि ये आदमी एक सफ़ेद पोश हत्यारा है जिसने अपने ही बाप को तिल तिल कर मारा। माधव के होश उड़ गए। जिस बाप के मलमूत्र को उसने अपने हाथों से साफ किया था, आज उसी की मौत का इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा था।
उसे लगा जैसे बीच अदालत में उसे निर्वस्त्र किया जा रहा हो। जज धर्मवीर सिंह ने फाइल बंद की। उनकी नज़रों में अब सहानुभूति की जगह संदेह उतर आया था। आरोप बहुत गंभीर हैं। अदालत गवाहों और सबूतों के बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। अगली सुनवाई 15 दिन बाद। हथौड़ा गिरा और माधव का सिर चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच इतना कमज़ोर और झूठ इतना ताकतवर कैसे हो गया। दोस्तों, अदालत की कार्रवाई खत्म होने के बाद रश्मि और कोमल गलियारे में वकील त्रिवेदी के पीछे पीछे आई। रश्मि के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वकील साहब, उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आपने अदालत में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? माधव ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उसने तो बाबूजी की दिन रात सेवा की थी। त्रिवेदी रुक कर पलटा और कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, अगर केस जीतना है तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करना पड़ता है। अदालत में भावनाएं नहीं, दलीलें जीतती हैं। आपको क्या लगता है सच्चाई की मूरत बनकर आप केस जीत जाएंगी? मगर अगर सच सामने आ गया तो? कोमल सहम गई। कौन लाएगा सच सामने? त्रिवेदी ने आत्मविश्वास से कहा, आपकी अपाहिज माँ तो व्हील चेयर से उठ नहीं सकती। अदालत में आने से रही और गवाह मैंने खुद चुना है। आप निश्चिंत रहिए। मैं कच्ची गोलियां खेल कर नहीं आया। दोस्तों, झूठ के इस सौदागर को नहीं पता था कि जिस अदालत को वो मूर्ख समझ रहा है, उस अदालत की कुर्सी पर बैठा इंसान चुपचाप एक ऐसी चाल चल रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं थी। दोस्तों, इसी बीच राखी का त्यौहार आ गया। हर साल इस दिन माधव की दोनों बहनें सबसे पहले उसकी कलाई पर राखी बांधने आती थी। माधव सुबह जल्दी नहा धोकर साफ कुर्ता पहनकर तैयार हो गया था। उसका दिल अब भी ये उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद ये पवित्र दिन उसकी बहनों का मन पिघला दे। वो बाजार से मिठाई भी ले आया था। घंटे बीतते गए, दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। माधव बार बार गेट की ओर देखता और फिर निराश होकर बैठ जाता। तभी उसकी 8 साल की बेटी पारी और 6 साल का बेटा आयुष तैयार होकर आंगन में आए। पारी ने आयुष की नन्ही कलाई पर एक रंग बिरंगी राखी बांधी थी। तभी आयुष की नज़र अपने पापा पर पड़ी। वो दौड़ कर आया और माधव का हाथ पकड़कर बोला, पापा देखो ना, दीदी ने मुझे कितनी सुंदर राखी बांधी है। मगर पापा, आपकी कलाई सूनी क्यों है? बुआ अब तक क्यों नहीं आई? हर साल तो वो सबसे पहले आती थी ना। माधव के गले में जैसे कांटा अटक गया। रूंधे गले से उसने कहा, बेटा, तुम्हारी बुआ को अब भाई नहीं चाहिए। उन्हें तो बस पैसा प्यारा है। वो अब शायद कभी नहीं आएंगी। और कहते कहते उसकी आंखों का बांध टूट गया। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियाँ पूरे आंगन में गूंज रही थी। आंचल रसोई से बाहर निकली और माधव को बच्चों के सामने यूं टूटते देख घबरा गई। जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चों के सामने उनके कोमल मन में कड़वाहट क्यों भर रहे हैं? माधव ने भीगी आंखों से उसकी ओर देखा। तो क्या कहूँ आंचल, झूठ बोलूँ कि वो आ रही हैं? मैं भी कितना पागल हूँ जो उम्मीद लगाए बैठा था। जो बहनें पैसे के लालच में मुझे अपने बाप का कातिल कह सकती हैं, क्या वो आज मुझे राखी बांधने आएंगी? पारी और आयुष अपने पापा को इस हाल में देखकर सहम गए। उनके लिए तो उनके पापा एक सुपर हीरो थे जो हर मुसीबत को हरा देते थे। आज उस सुपर हीरो को बेबस रोते देख उनकी छोटी सी दुनिया हिल गई। फिर पारी ने आयुष का हाथ पकड़ा और दोनों चुपचाप अपने कमरे की ओर भाग गए। 5 मिनट बाद जब वो लौटे तो उनके हाथों में मिट्टी की 2 छोटी छोटी गुल्लकें थीं, उनकी साल भर की जमा पूंजी। आयुष ने अपनी नन्ही हथेलियों से पापा के आंसू पोंछे। पापा, प्लीज़ मत रो। पारी ने मासूमियत से कहा, पापा, ये हमारी गुल्लक ले लो, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। हमने साइकिल के लिए जोड़े थे, मगर हमें साइकिल नहीं चाहिए। आप ये सारे पैसे बुआ को दे दो और उनसे कहो कि वो आपको परेशान ना करें और आकर आपको राखी बांध दे। दोस्तों, अपने बच्चों की ये बात सुनकर माधव की रूह कांप उठी। एक तरफ उसकी सगी बहनें थीं जो पैसे के लिए उसका घर उजाड़ने पर तुली थी और दूसरी तरफ ये मासूम बच्चे जो अपने पिता की एक मुस्कान के लिए अपना सबसे बड़ा सपना, अपनी साइकिल कुर्बान करने को तैयार थे। माधव ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। वो अपनी किस्मत पर रो रहा था
और उसके बच्चे इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनका सुपर हीरो रो रहा था। दोस्तों, 15वें दिन अदालत की कार्रवाई फिर शुरू हुई। आज रश्मि के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी मानो आज वो सब कुछ खत्म करके ही दम लेगी। वकील त्रिवेदी सामने आया। माय लॉर्ड, पिछली बार प्रतिवादी माधव ने सेवा का बहुत बड़ा स्वांग रचा था, मगर आज मैं इस कोर्ट के सामने वो चश्मदीद गवाह पेश करूंगा जो इसके श्रवण कुमार वाले नकाब को पूरी तरह उतार देगा। उसने पीछे मुड़कर पुकारा, मिस्टर मुरारी लाल, कटघरे में आइए। दोस्तों, ये मुरारी लाल माधव के बाग से सटी दीवार वाला पड़ोसी था। बरसों से वो चाहता था कि माधव का बाग बंद हो जाए ताकि उसे उस मिट्टी और खाद की गंध ना झेलनी पड़े और वो उस ज़मीन को सस्ते में हड़प सके। उसके लिए आज सुनहरा मौका था। माधव ने उसे देखते ही हाथ जोड़े, मगर मुरारी ने एक जहरीली नज़र उस पर डाली। त्रिवेदी ने पूछा, मुरारी जी, आप माधव के घर के ठीक बगल में रहते हैं। देवेंद्र बाबू की बीमारी के दौरान आपने क्या देखा? क्या माधव सच में उनकी सेवा करता था? मुरारी ने गीता पर हाथ रखा और जज की ओर देखकर बोलना शुरू किया। साहब, जो मैं कहूँगा सच कहूँगा। ये माधव ऊपर से जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये अपने बीमार बाप को घर के सबसे पिछले अंधेरे कमरे में डाल देता था, दवा तक लाकर नहीं देता था। बेचारी बीमार माँ ही उनकी सेवा में लगी रहती थी और ये अपने बाग के हिसाब किताब में मस्त रहता था। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? माधव का मुंह खुला का खुला रह गया। मुरारी नहीं रुका। साहब, एक रात तो इसने सारी हदें पार कर दी। देवेंद्र बाबू दर्द से कर रहा रहे थे और इसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना, ये अपने बाप पर चीख रहा था, बूढ़े तू मरता क्यों नहीं? कब तक मेरा खर्चा बढ़ाएगा? अदालत में जैसे सांसें थम गई। रश्मि ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछने का नाटक किया। त्रिवेदी ने फ़ौरन जज की ओर रुख किया। माय लॉर्ड, एक पड़ोसी से बेहतर कौन जान सकता है? मुरारी जी का माधव से कोई झगड़ा नहीं, फिर ये झूठ क्यों बोलेगा? और देवेंद्र बाबू तो अपनी वसीयत में तीनों बच्चों को बराबर हिस्सा देना चाहते थे, मगर माधव ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। बहुत गहरी साजिश रची है इसने। माधव कटघरे को पकड़कर चीख पड़ा, झूठ, सब झूठ है साहब। मैंने बापू को अपनी गोद में नहलाया है, समय पर उनकी हर दवा दी है, मगर मुरारी की गवाही के सामने माधव की सच्ची आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी। जज धर्मवीर सिंह ने सख्त लहजे में कहा, एक स्वतंत्र गवाह, वो भी पड़ोसी, अगर ऐसी बात कह रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मिस्टर माधव, अगर सच में आपने स्वर्गीय देवेंद्र जी के साथ क्रूरता की है तो संपत्ति का अधिकार तो भूल जाइए। आप पर हत्या का मुकदमा भी चल सकता है। हथौड़ा फिर गिरा। अगली सुनवाई 15 दिन बाद। जाते जाते त्रिवेदी ने माधव के कान में फुसफुसाया, हार मान ले माधव, अब तो भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। दोस्तों, माधव बेजान सा कटघरे में खड़ा रह गया, मगर सबकी सोच से परे जज साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसी योजना जिससे सब अनजान थे। दोस्तों, माधव बेबस होकर घर लौट आया। उस शाम वो रोज की तरह अपनी पुरानी साइकिल पर फूलों की टोकरियां लादकर मंदिर और बाजार में फूल पहुंचाने निकल गया था। घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था। नीचे जमीन पर बैठी आंचल अपनी सास कौशल्या देवी के सूजे हुए पैरों पर सरसों के तेल की मालिश कर रही थी। तभी गेट पर एक दस्तक हुई। सामने एक 40-42 साल का इंसान खड़ा था। साधारण पैंट शर्ट, हाथ में एक काली डायरी। ये थे जांच अधिकारी सूरज मेहता। जज धर्मवीर सिंह ने उन्हें इस मामले की असली सच्चाई समझने के लिए अदालत की ओर से गुप्त रूप से भेजा था, मगर सच बिना किसी झिझक के सामने आए, इसलिए सूरज को आदेश था कि वो अपनी असली पहचान छुपाकर सारी तफ्तीश करे। जी, किससे मिलना है? आंचल ने झिझकते हुए पूछा। सूरज ने एक भरोसेमंद आवाज़ में कहा, मैं एक वकील हूँ। माधव जी ने मुझसे केस में मदद मांगी थी। मैं केस की गहराई समझने आया हूँ। आंचल ने फ़ौरन एक कुर्सी लाकर आंगन में रखी। आइए वकील साहब, वो तो अभी फूल देने गए हैं, मगर आप बैठिए। सूरज मेहता कुर्सी पर बैठे। उन्होंने कौशल्या देवी की ओर देखा और बड़े अपनेपन से पूछा, माताजी, कैसी तबीयत है आपकी? इस उम्र में बड़ी तकलीफ़ होती होगी। कौशल्या देवी ने एक कमज़ोर सी मुस्कान दी। तकलीफ़ तो है साहब, शरीर ने साथ छोड़ दिया है,
मगर भगवान का शुक्र है कि औलाद ने साथ नहीं छोड़ा। आजकल लोग बीमार बुजुर्गों को घर के किसी कोने में कूड़े की तरह फेंक देते हैं, मगर मेरा माधव और मेरी बहू आंचल, ये दोनों मुझे पलकों पर बिठाते हैं। माँ ने आंचल की ओर स्नेह भरी नज़र डाली। ये मेरी बहू है साहब, दिन भर मेरे खाने पीने, दवा और साफ सफाई में लगी रहती है। ऐसी औलाद बड़े नसीब वालों को मिलती है। सूरज मेहता ये सुनकर हैरान रह गए, मगर चुपचाप अपनी डायरी में एक एक बात नोट करते रहे। तभी उनकी नज़र दीवार पर टंगी देवेंद्र बाबू की तस्वीर पर गई। ये शायद माधव जी के पिताजी हैं। माँ की आंखों में नमी तैर गई। हाँ साहब, बरसों हो गए उन्हें गए हुए। सुना है लंबी बीमारी थी। सूरज ने धीरे से पूछा। हाँ, किडनी की बीमारी थी। 5 साल बिस्तर पर पड़े रहे बेचारे, बहुत तड़पे, मगर मेरे माधव ने उनकी ऐसी सेवा की कि भगवान भी देखकर शर्मा जाए। रात रात भर उनके पास बैठा जागता रहता। अस्पताल में महीनों उनके साथ रहा। पहले बाप की सेवा की, अब इस अपाहिज माँ की कर रहा है। शायद उस बेचारे के नसीब में सेवा ही लिखी है। एक एक शब्द सूरज मेहता अपनी डायरी में दर्ज करते जा रहे थे। अब वो असली मुद्दे पर आए। तो फिर माताजी, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि बहनों को अपने भाई पर ही केस करना पड़ा? ये सुनते ही माँ का चेहरा दुख और गुस्से से तमतमा गया। क्या बताऊँ साहब, कौशल्या देवी की आवाज़ कांपने लगी। आज की दुनिया में पैसा रिश्तों से भी बड़ा हो गया है। जब इनके बाप बीमार पड़े थे, मेरा माधव सिर्फ 20 साल का था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने छोड़े ताकि दोनों बहनें पढ़ लिख सके। उसने अपनी जवानी इस बाग की मिट्टी में गाड़ दी ताकि उनकी शादियों में कोई कमी ना रह जाए। माँ ने एक गहरी सांस ली। रश्मि की शादी में 12 लाख और कोमल की शादी में 14 लाख खर्च किए थे इस लड़के ने। अपने सिर पर कर्ज का पहाड़ लाद लिया ताकि बहनें ससुराल में सिर उठाकर जी सके। फिर माँ ने आंचल की कलाई पकड़कर सूरज के सामने कर दी। जरा देखिए साहब, मेरी बहू के हाथ, इसमें सिर्फ कांच की चूड़ियाँ हैं। कोमल का बच्चा बीमार पड़ा था, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। तब मेरी इस बहू ने अपने सुहाग के गहने उतार कर दे दिए थे, जो आज तक गिरवी पड़े हैं। और मेरी दोनों बेटियों के हाथों में आज सोने के मोटे कंगन खनकते हैं। सूरज मेहता अब सब कुछ समझने लगे थे। माँ का स्वर और ऊंचा हो गया। मेरी बड़ी बेटी रश्मि के पति को जब बिजनेस में घाटा हुआ था, तब भी माधव ने ही कर्ज उठाकर उन्हें पैसे दिए थे। उस कर्ज की आखिरी किस्तें अब भी इसी के सिर पर हैं। मेरी बीमारी पर लाखों खर्च हो चुके हैं, मगर मेरी बेटियां एक बार भी ये पूछने नहीं आई कि माँ जिंदा भी है या मर गई, और आज उन्हें हिस्सा चाहिए। कौशल्या देवी की आंखों से अब आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उन्होंने अपने कांपते हाथ बड़ी मुश्किल से जोड़ने की कोशिश की। वकील साहब, मैं एक माँ होकर आपसे भीख मांगती हूँ। मेरे माधव को बचा लीजिए। वो बहुत सीधा है। वो उन चालाक वकीलों से नहीं जीत पाएगा। अगर ये छत छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे जीते जी मेरे बेटे को बेघर मत होने देना साहब। उसे इंसाफ दिला दो। दोस्तों, सूरज मेहता का कलेजा मुंह को आ गया। एक माँ की ऐसी बेबस गुहार उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी। वो तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी अपनी आंखों में भी एक नमी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। माताजी, हाथ मत जोड़िए, आप भरोसा रखिए, सच कभी हारता नहीं। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गए। शायद एक पल और रुकते तो उनकी आंखों से भी आंसू छलक जाते। दोस्तों, सूरज मेहता ने जो रिपोर्ट अदालत को सौंपी, उसके हर पन्ने को पढ़ते हुए जज धर्मवीर सिंह का दिल भारी होता गया। उन्होंने फाइल बंद की और कुछ पल के लिए उनकी आंखें झुक गई। दोस्तों, कानून की कुर्सी पर बैठा इंसान भी आखिर इंसान ही होता है। उधर माधव वकीलों की रोज रोज की फीस और कोर्ट के चक्करों से आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। बाग की कमाई दवा और मुकदमे में लग रही थी। बच्चों की किताबें तक मुश्किल से आ रही थी। अगली सुनवाई के दिन माधव कटघरे में खड़ा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें धसी हुई, शरीर जैसे थक कर चूर हो चुका हो। जज साहब के बैठते ही माधव ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। माय लॉर्ड, मैं हार मान चुका हूँ। मुझे अब ना कोई वकील चाहिए,
न कोई दलील। मेरी बहनें जो मांग रही हैं मैं उन्हें देने को तैयार हूँ। मैं घर और बाग सब उनके नाम कर दूंगा। बस मुझे इस रोज रोज के तमाशे से आज़ाद कर दीजिए। ये सुनते ही रश्मि और कोमल के चेहरों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। वकील त्रिवेदी कुर्सी से उछल पड़ा। माय लॉर्ड, जब प्रतिवादी खुद ही तैयार हैं तो न्याय में देरी कैसी? कृपा तुरंत बंटवारे का आदेश जारी करें। मगर दोस्तों, अब वो पल आ चुका था जिसका इंतजार पूरी कहानी को था। जज धर्मवीर सिंह ने धीरे से अपना चश्मा उतारा। अपनी पैनी नज़रें उन्होंने रश्मि और कोमल पर गड़ा दी। मिस्टर त्रिवेदी, अदालत सिर्फ दलीलों पर नहीं चलती। उनकी आवाज़ में एक गहराई थी। पिछले हफ्ते इस केस की एक गुप्त जांच कराई गई थी ताकि सच बिना किसी दबाव के अदालत के सामने आ सके। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। रश्मि और कोमल के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्होंने फटी आंखों से एक दूसरे की ओर देखा। वकील त्रिवेदी का गला सूख गया। उस जांच में सामने आया, जज साहब आगे बोले कि श्रीमती रश्मि, श्रीमती कोमल और इनके वकील मिस्टर त्रिवेदी ने इस अदालत में झूठी दलीलें और झूठे गवाह पेश किए और जिस भाई पर सब कुछ हड़पने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो एक साक्षात देवता है। ये सुनकर माधव हैरान रह गया। उसे खुद नहीं मालूम था कि जांच कब हुई थी। जज ने आगे कहा, जहां लोग बीमार माँ बाप को बोझ समझकर छोड़ देते हैं, वहां माधव और उसकी पत्नी अपनी लाचार माँ की सेवा किसी भगवान की तरह कर रहे हैं। उस घर की दीवारों से आज भी त्याग की खुशबू आती है और जो पड़ोसी गवाह बनकर आया था, मुरारी लाल, वो भी इस बाग की ज़मीन हड़पने की नीयत रखता है। ये भी जांच में साबित हो चुका है। त्रिवेदी ने स्थिति संभालने की कोशिश की, मगर माय लॉर्ड, मिस्टर माधव खुद हिस्सा देने को तैयार हैं और कानून के नज़रिए से भी बेटियों का बराबर हक बनता है। जज साहब की आवाज़ गरजी, मिस्टर त्रिवेदी, कानून मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। हाँ, कानून बेटियों को पिता की संपत्ति में हक देता है, मगर क्या कानून ये नहीं कहता कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ ले उसे अधिकार पाने का हक नहीं रहता? उन्होंने रश्मि और कोमल की ओर देखा। उनका स्वर अब फौलाद जैसा सख्त था। इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी आप दोनों पर लुटा दी। अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने छोड़े, अपना भविष्य छोड़ा ताकि आप पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। इसने आपकी शादियों में लाखों खर्च किए और आज वही बहनें अपने भाई को बर्बाद करने पर तुली हैं। जज ने सीधा सवाल किया, श्रीमती कोमल, क्या आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए इसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर पैसे नहीं दिए थे? और श्रीमती रश्मि, क्या इसने आपके पति के डूबते बिजनेस को बचाने के लिए खुद पर कर्ज का पहाड़ नहीं लादा? अदालत आपसे जवाब चाहती है, हाँ या ना। दोनों बहनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। घुटी हुई आवाज़ में दोनों ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जज साहब, और आज भी वो कर्ज माधव के सिर पर है। जज साहब कड़के, और आप यहाँ संपत्ति के हिस्से की बात कर रही हैं, शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, अब आता है इस कहानी का वो लम्हा, वो फैसला जिसने पूरे कोर्ट रूम को सन्न कर दिया। जज धर्मवीर सिंह ने एक गहरी सांस ली और बोले, फिर भी अगर ये दोनों बहनें कानून की दुहाई दे रही हैं तो अदालत बंटवारे की स्वीकृति देता है, मगर एक शर्त पर। बहनों ने चौंक कर देखा। शर्त? जज साहब की होठों पर एक हल्की मगर गहरी मुस्कान आई। हाँ, क्योंकि आप दोनों ये मानती हैं कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का हिस्सा मिलना अनिवार्य है, चाहे भाई की हालत कैसी भी हो, तो न्याय का यही सिद्धांत आप दोनों पर भी लागू होता है। उन्होंने अपनी कुर्सी थोड़ी आगे खिसकाई। आदेश जारी करने से पहले मुझे आपके पतियों के दस्तखत वाला एक हल्फनामा चाहिए। उस हल्फनामे में साफ लिखा होगा कि जिस दिन आपको अपने मायके से हिस्सा मिलेगा, ठीक उसी दिन आपके पति अपनी पूरी पैतृक संपत्ति का बराबर का हिस्सा अपनी बहनों यानी आपकी ननदों को नगद या ज़मीन के रूप में दे देंगे। कोर्ट रूम में इतना सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे जाती। और सुनिए, जज साहब ने जोड़ा, उस दिन आपकी ननदों को भी कोर्ट में हाजिर रहना होगा। मैं खुद देखूंगा कि जैसे आप अपने भाई से हक ले रही हैं, वैसे ही आप अपनी ननदों को उनका हक अपनी ससुराल की जायदाद से दिलवा रही हैं या नहीं। आखिर कानून तो सबके लिए एक है ना।
आप सिर्फ लेने वाला कानून नहीं मान सकती, देने वाला भी मानना पड़ेगा। दोस्तों, ये सुनते ही पीछे की बेंच पर बैठे रश्मि और कोमल के पतियों नरेश और संजय के पसीने छूट गए। अब तक मुस्कुरा रहे ये दोनों एकदम पीले पड़ गए। उनकी अपनी बहनें भी थीं और उनके पास भी पुश्तैनी मकान और दुकानें थीं। अगर उनकी जायदाद बढ़ गई तो वो खुद कहीं के नहीं रहेंगे। नरेश ने तुरंत रश्मि का हाथ खींचा और फुसफुसाया, ये क्या मुसीबत है? मेरी दोनों बहनों को हिस्सा देना पड़ा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। केस वापस लो, अभी के अभी। जज साहब ने शांत भाव से पूछा, तो क्या कहती हैं आप लोग? क्या मैं अगली तारीख दूं ताकि आप अपनी नंदों को बुला सकें? दोस्तों, जो रश्मि और कोमल अब तक शेरनी बनी हुई थी, अब भीगी बिल्ली बन चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि दूसरों का घर तोड़ना आसान है, मगर जब बात अपने घर पर आती है तो नानी याद आ जाती है। रश्मि कांपती आवाज़ में बोली, नहीं जज साहब, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। कोमल ने भी सिर झुका लिया, हम अपना केस वापस लेते हैं। दोनों के पति घबराकर खड़े हो गए और दरवाजे की ओर भागने लगे। रुक जाइए, जज धर्मवीर सिंह की आवाज़ गूंजी। अदालत को मजाक समझ रखा है क्या? जब मन आया इल्ज़ाम लगा दिया और जब अपनी बारी आई तो भाग खड़े हुए। कोर्ट रूम में सब रुक गए। आपने इस अदालत को गुमराह किया, जज साहब ने कड़े लहजे में कहा। एक देवता समान भाई पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, झूठे गवाह खड़े किए और अदालत का कीमती समय बर्बाद किया। इस जुर्म में अदालत आप दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है, जो 7 दिन के भीतर हर्जाने के तौर पर माधव को दिया जाएगा। फिर उन्होंने वकील त्रिवेदी की ओर देखा और मिस्टर त्रिवेदी, अदालत को गुमराह करने और झूठे गवाह खड़े करने के जुर्म में आपको 3 महीने के लिए वकालत से निलंबित किया जाता है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये फैसला सुनकर दोनों बहनों की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं, और उनके पतियों की तो जैसे सांस ही रुक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये दर्द के नहीं, इंसाफ के आंसू थे। जज साहब ने माधव की ओर देखकर एक स्नेह भरी मुस्कान दी। माधव जी, जाइए, अपने फूलों के बाग को संभालिए, अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखिए और अपनी माँ की सेवा कीजिए। आज के बाद आपकी बहनें आपको परेशान नहीं करेंगी। और एक बात याद रखिए, जिस घर में बुजुर्गों की सेवा होती है उस घर पर भगवान की छाया हमेशा रहती है। माधव जब कोर्ट से बाहर निकला तो उसका सिर गर्व से ऊंचा था। वहीं उसकी बहनें खुद को ज़मीन में गड़ने जैसी हालत में पाते हुए बिना नज़र मिलाए चोरों की तरह अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। दोस्तों, उस शाम जब माधव घर पहुंचा तो आंचल दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी आंखें सवाल कर रही थी और माधव की मुस्कान ने सारे जवाब दे दिए। माधव सीधा अपनी माँ के पास गया, उनके पैरों में सिर रखकर बोला, माँ, आपकी दुआ और आपकी वो पुरानी पोटली दोनों रंग लाई। बाबूजी का बाग बच गया, हमारी छत बच गई। कौशल्या देवी ने कांपते हाथों से बेटे का माथा चूम लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू अब खुशी के थे। उसी पल पारी और आयुष दौड़ते हुए आए। आयुष ने पूछा, पापा, अब बुआ आपको परेशान नहीं करेंगी ना? माधव ने दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया। नहीं बेटा, और सुनो, कल हम तुम्हारी वो साइकिल लेने चलेंगे जो तुमने मेरे लिए कुर्बान कर दी थी। बच्चों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। आंचल दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसकी कांच की चूड़ियों की खनक में आज एक अलग ही सुकून था। उस रात गुलमोहर फुलवारी में हवा चली तो हर फूल जैसे झूम उठा और दीवार पर टंगी देवेंद्र बाबू की तस्वीर पर पड़ी फूलों की माला चांदनी में चमक रही थी, मानो एक पिता अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, शाबाश बेटा, तूने मेरा वादा निभा दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की कीमत संपत्ति से नहीं, सेवा और त्याग से नापी जाती है। और सच चाहे कितना भी अकेला और कमज़ोर क्यों ना पड़ जाए, एक दिन वो ज़रूर जीतता है। तो दोस्तों, ये थी माधव और उसकी बहनों की कहानी। जज साहब ने जो फैसला सुनाया, क्या वो सही था?
जिस कानून से किसी का घर तोड़ा जा रहा था, उसी कानून का आईना दिखाकर उन्होंने इंसाफ कर दिखाया। आपको क्या लगता है, क्या बेटियों का पिता की संपत्ति में हक होना चाहिए, मगर क्या उसके साथ माँ बाप और भाई के प्रति फ़र्ज भी जुड़ा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, ये भी बताइए कि आप हमारी ये कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूँ आपकी अपनी संगीता। धन्यवाद दोस्तों।